नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज। आज एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के इस चतुर्थ अंक के चतुर्थ व्याख्यान के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम आज अपने इस व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम पुनरावलोकन होगा, यानी पूर्व व्याख्यान जो हमारा तीसरा व्याख्यान था उसका पुनरावलोकन होगा। नाट्यांश व श्लोक संख्या 18-19 की हिंदी व्याख्या की जाएगी। अन्वय तथा काठिन्य निवारण भी होगा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की जाएगी। टिप्पणी तथा काव्य सौंदर्य पर वक्तव्य दिया जाएगा तथा अभ्यास कार्य समझा जाएगा। तो हम आज अपने इस व्याख्यान का प्रारंभ सबसे पहले पुनरावलोकन से करते हैं। हमने अपने तृतीय व्याख्यान में देखा कि उसमें हमने शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी से प्रारंभ कर सारंगरवः अज्ञापयत भवान तक के नाट्यांश की हिंदी व्याख्या हमने वहां पर पढ़ी तथा इसके साथ ही श्लोक संख्या 15, 16, 17 की अन्वय सहित हिंदी व्याख्या देखी और टिप्पणी व काव्य सौंदर्य देखा। सूक्ति वाक्यों की व्याख्या की गई और अभ्यास कार्य दिया गया, पढ़ा गया। अब हम यहाँ से आज के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, अंतिम श्लोक में शकुंतला के साथ सारंगरव जो आश्रम का काश्यप का शिष्य है, वह विदाई के समय उसके साथ दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर के लिए आ रहा है। तो राजा दुष्यंत को संदेश क्या दिया जाए, इस संदेश को उन्होंने सारंगरव से कहा, महर्षि काश्यप ने, कि तुम शकुंतला को आगे करके राजा दुष्यंत से हमारी बातों को इस प्रकार से कहना, असमान साध विचिंत्य संयम धना उच्चई कुलई चात्मन, इस प्रकार का श्लोक उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया। वहां पर हमारे उस व्याख्यान का अंत हुआ था। वहीं से आज हम पुनः फिर से इस चतुर्थ व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। सारंगरवः, वो जो उपदेश उन्होंने संदेश दिया दुष्यंत को, उसके विषय में सारंगरव कहता है, क्योंकि उसी से कहा गया है सारंगरवः गृहीतः संदेश, हे भगवान हमने संदेश ग्रहण कर लिया। गृहीतः संदेशः, हमने संदेश ग्रहण कर लिया। काश्यपः, अब काश्यप कहते हैं, वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीया असि वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, हे पुत्री तुम इस समय शिक्षा देने के योग्य हो, यानी तुम इस समय पति के गृह को जा रही हो, गृह को जा रही हो, इसलिए तुम शिक्षा देनी चाहिए, तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है। वनवासी होते हुए, वनौकसो अपि संतो लौकिकज्ञा वयम, यानी वनवासी होते हुए भी हम लोग कुछ सामाजिक बातों को भी जानते हैं। काश्यप कह रहे हैं, काश्यप कह रहे हैं कि मैं वनवासी हूँ, आश्रम में रहने वाला हूँ, वन में रहने वाला हूँ, फिर भी कुछ बातों को जो सांसारिक हैं, जो सामाजिक बातें हैं, उनके बारे में कुछ जानता हूं। सारंगरव कहता है, ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, वो कह रहा है, बिल्कुल सही बात कही आपने, विद्वानों के लिए कुछ भी चीज अज्ञात नहीं होती। वो कह रहा है कि विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती है। यह सूक्ति वाक्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। ना खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, अर्थात विद्वानों के लिए, धीमताम अर्थात विद्वान, जो धीम यानी बुद्धि से युक्त हैं, विद्वान हैं, उनके लिए कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है, चाहे वो वनवासी हो और चाहे वो सांसारिक हो, उनको सभी विषयों का ज्ञान होता है। यह बात सारंगरव जो है काश्यप के विषय में कह रहा है। फिर काश्यपः सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, हे पुत्री तुम यहां से पति के गृह को प्राप्त करके, यानी पति के घर को प्राप्त करके क्या करना। अब वह बातें जो एक पिता अपनी कन्या को, पति गृह जाती हुई अपनी पुत्री को जो शिक्षाएं देता है, जो उसके मन में जो बातें होती हैं, जो शिक्षाएं देता है, उन शिक्षाओं को कालिदास ने यहाँ पर काश्यप के मुख से प्रकट किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का यह सर्वोत्तम श्लोक है। जो 4 प्रसिद्ध श्लोक है उनमें भी यह सर्वोत्तम श्लोक है। इसको हम सबसे पहले इस श्लोक का सस्वर वाचन करते हुए हम देखेंगे इसके अर्थ को।
तो शार्दूल विक्रीडित छंद है इसमें, जिसे हम देख रहे हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था। सूर्यास्वयमस ततः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम, वहां पर 12 और 7 वर्णों पर यति होती है शार्दूल विक्रीडित छंद में। तो हम देखते हैं सबसे पहले यति के, चूंकि सस्वर वाचन करने चल रहे हैं इसलिए हम यहीं पर आपको इस छंद जो यहाँ पर घटित हो रहा है कितने वर्णों पर यति होनी है उसके बारे में यहीं पर आपको बता देते हैं। हम वहां पर बताया कि सूर्यास्वय मस जस ततः सगुरवा, सूर्यास्वय यानी सूर्य की 12 राशियां, 12 पर यति होगी सबसे पहले 12 वर्णों पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां पर हमारी यति होगी, यानी यहां पर हम विराम लेंगे और फिर इसके आगे यहां पर वृत्तिम सपत्नी जने। तो हम अब उच्चारण करते हैं इसका, कह रहे हो शार्दूल विक्रीडित छंद के माध्यम से। शुश्रूषा स्वगुरु नुकुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्वी प्रकृता पिरोषणतया मास्मा प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाह कुलस्याधयः। बहुत ही उत्तम बात कही है इन्होंने। यह श्लोक का जो अंतिम भाग है यह भी सूक्ति वाक्य है, वामाह कुलस्य आधया, यानी जो बातें हम बता रहे हैं इनके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने इन बातों का समर्थन कराया गौतमी से। कथम व गौतमी मन्यते, यानी गौतमी कहिए इन सब बातों के लिए के बारे में आपका क्या विचार है। तो हम अब अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ समझेंगे, अन्वय के द्वारा ही। गुरुन शुश्रूषस्व, यानी हे पुत्री यहां से पति के घर को प्राप्त करके अपने गुरुजनों की सेवा करना। वहां पर जो आपके गुरुजन यानी बड़े बुजुर्ग घर के लोग हैं जो आपसे उम्र में पद में आदि में बड़े हैं उनकी सेवा करना। गुरुन शुश्रूषस्व यानी जो गुरुजन है उनकी सेवा करना। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। सपत्नी कौन, यानी सौत, जो आपकी सौत होंगी। राजा है ना दूसरे, उसके बहुत सारी रानियां हैं, उन रानियों में जो आपसे पहले हैं वो आपकी सौत ही हुई, तो वो सपत्नी कहा जाता है उनको। उनके विषय में कह रहे हैं कि सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, यानी जो तुम्हारी सौतें होंगी उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, और जो सौतें हैं आपकी उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। विप्रकृता रोषण तया भर्तु प्रतीपम मायसुंगमः, और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पति देव कहीं किसी बात को लेकर नाराज हो जाएं, वो तुमको तिरस्कृत कर बैठे, यानी तुम्हें वह सम्मान ना दें, आपको लगे कि हमारे सम्मान को ठेस हो रही है, तब भी, यानी अगर आपको तिरस्कृत कर रहे हैं तब भी उनके विपरीत आचरण करने वाली मत होना, यानी ऐसा लगने पर भी पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। यानी आपको लग भी रहा है कि हमें वह सम्मान नहीं मिल रहा है, वो तिरस्कृत कर रहे हैं, फिर भी तुम उनके प्रतिकूल कार्य मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, और जो तुम्हारे सेवक हैं, नौकर चाकर वहां के होंगे, बहुत सारे नौकर होंगे आपके, उनके प्रति भूयिष्ठम यानी अत्यधिक, दक्षिणा अर्थात उदार, यानी उनके प्रति अत्यधिक उदार होना। और भाग्येषु अनुत्सेकनी भव, और जो तुम्हारा भाग्य यानी अपना जो भाग्य है उसमें जो ऐश्वर्य, तुम्हारे भाग्य से जो तुम्हें ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त हो रही है उस पर कभी घमंड मत करना। यानी ये ना हो कि हमें हमारे अंदर घमंड आ गया, मैं महारानी हो गई हूं, राजा की जो है स्त्री हूं, तो इस प्रकार से कभी घमंड मत करना अपने ऐश्वर्य पर। एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। जो हमने बात बताई यानी गुरुजनों की सेवा करना और जो
क्या कहते हैं, जो सौते हैं उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, पति के विपरीत आचरण करने वाली ना होना और सेवकों के प्रति उदार रहना, ऐसे आचरण करने वाली स्त्रियां ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। वामाह कुलस्य आधया, और इसके विपरीत जो भी है ऐसा आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। इस प्रकार उन्होंने समझाया। टिप्पणी के माध्यम से देख लेते हैं। लौकिक अज्ञाह, लौकिक बातों को जानने वाले, लौकिक बातों को जानने वाले, लोक पद से ठई प्रत्यय लगकर लौकिक शब्द बनता है, यानी लोक शब्द से ठई प्रत्यय लगेगा तब लौकिक शब्द बनेगा। लौकिकम जानन्ति इति लौकिक अज्ञाह, यानी लौकिक बातों को जानने वाला लौकिक अज्ञा। लौकिक उपपद पूर्वक ज्ञा धातु से का प्रत्यय लगकर लौकिक अज्ञा शब्द बनता है। लौकिक अज्ञा, चूंकि यह जो है पद, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। लौकिक अज्ञा, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। गुरून, अपने मान्य जनों की, जो तुम्हारे मान्य लोग होंगे, जो आपसे हर चीज में बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे। वृत्ति अर्थात आचरण या व्यवहार। विप्रकता भी, यानी अपमानित होने पर, यानी आपको लगे कि मैं अपमानित हो रही हूं, फिर भी अपमानित होने पर भी। भूयिष्ठम अत्यधिक, भूयिष्ठम अर्थात अत्यधिक। भूयिष्ठम शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है देख लेते हैं। बहु शब्द से इष्ठन प्रत्यय लगकर, प्रशंसा अर्थ में इष्ठन प्रत्यय लगता है बहु शब्द से, तब जो है भूयिष्ठ बनता है। कैसे? जैसे इसके लिए कहा गया है, सूत्र दिया गया, अतिशयन तमब इष्ठनो, अतिशयन तमब इष्ठनो से इष्ठन प्रत्यय लगेगा। फिर बहु को भू आदेश होगा, इष्ठन के नकार का लोप होगा, ई की जगह पर ए आदेश होगा, तब भूयिष्ठ शब्द बनेगा। दक्षिणा अर्थात उदार, दक्षिणा का अर्थ हुआ उदार। उत्सेक अर्थात घमंड, उत उपसर्ग पूर्वक सिच धातु से घई प्रत्यय लगकर उत्सेक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घमंड। वामाह अर्थात विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। छंद शार्दूल विक्रीडितम है, जिसका लक्षण हमने बता ही दिया। अलंकार आप देख रहे हैं, यहां पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है। अर्थांतरण न्यास अलंकार का लक्षण हमने पिछले व्याख्यान में भी बताया था, आज भी फिर बताते हैं। सामान्यम व विशेषो व यत् तदन्येन समर्थते यत्सो अर्थांतर न्यासा साधर्मेण तरेण वा, यानी जब किसी सामान्य बात को कहने के लिए किसी विशेष कथन का प्रयोग किया जाए, यानी उसके समर्थन के लिए किसी विशेष कथन का प्रयोग किया जाए, या विशेष बात को कहने के लिए सामान्य कथन का प्रयोग किया जाए उसके समर्थन के लिए, तो वहां पर साधर्म और वैधर्म भेद से अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। यहां जो गृहिणी पदम युवतः ग्रहणी पद प्रयोग किया गया है, वहां पर साधर्म से, यानी साधारण धर्मों से जो बातें कही गई उन सब का उस गृहिणी पद में समर्थन किया गया है, और वामा में वैधर्म से उन बातों का, यानी विपरीत होने से उन बातों का समर्थन किया गया है। इसलिए यहां पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है। आगे देखते हैं नाट्यांश के माध्यम से। गौतमी कहती है, हे पुत्री, गौतमी कह रही, एतवान बधु जनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। हे पुत्री, यही 9 वधुओं के लिए शिक्षाएं हैं, यही 9 वधुओं के लिए उपदेश हैं। हे पुत्री, इनको ठीक से समझ लो। जैसे कहावत कहते हैं कि इनको गांठ बांध लो, जो बातें कही जा रही हैं इनकी गांठ बांध लो, उसी प्रकार से वो कह रही कि इनको ठीक से समझ लो। काश्यप कहते हैं, वत्से परिस्वजस्व माम सखी जन्म चा। हे पुत्री, आओ तुम हमसे और अपनी सखियों से गले मिलो। शकुंतला कहती है, तात इतेव किम प्रियंवदा अनुसूये सख्यो निवर्त इस्येते। हे पिताजी, क्या यहीं से हमारी दोनों सखियां प्रियंवदा और अनुसूया वापस चली जाएंगी? यानी अभी तो हमें आश्रम छोड़ा ही है, क्या यहीं से वापस चली जाएंगी? काश्यप कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, इमे अपि प्रदेये, इन्हें भी देना है किसी को, या अभी किसी के लिए इन्हें भी किसी को देना है, इनका भी विवाह करना है। ना युक्तम अनयोस तत्र गंतुम, इनका वहां जाना उचित नहीं है। ठीक। त्वया सा गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। जो वृद्धा तापसी है आश्रम की, उसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी।
शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता को गले लगकर, पिता के गले लगकर, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। हे पिताजी, कथम इदानीम तातस्य अंकात, किस प्रकार से मैं तुम्हारी गोद से अलग होकर, हे पिताजी मैं किस प्रकार से यहां से तुम्हारी गोद से अलग होकर आगे परिभ्रष्टा, जिस प्रकार से मलय पर्वत से चंदन की लता भ्रष्ट होकर यानी नीचे गिरकर दूसरी जगह स्थान नहीं पाती है, वो कह रहे हैं कि मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई चंदन लता की तरह, मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव, मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि, किस प्रकार से मैं अन्य जगह पर जीवन धारण करूंगी। काश्यपः वत्से किम्यो कातरासि, हे पुत्री क्यों तुम दुखी हो रही हो, क्यों इस प्रकार से परेशान हो रही हो। आगे कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, यह हरणी छंद है, इसका भी हम सस्वर उच्चारण करेंगे। देखते हैं इस प्रकार से, यहां पर सबसे पहले हम यहीं पर हरणी छंद का लक्षण देख लेते हैं। रसयुग हयन नसो म्रो स्लो गो यदा हरणी तदा, रस युग हयन कहा गया है, रस युग है, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। रस अर्थात 6 रस, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय आदि। युग 4 युग, समझ ही रहे आप, है घोड़े की 7 राशियां, ठीक। तो यानी इसमें जो है 6 4 10 और 7 17, यानी प्रत्येक चरण में हरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और 6 4 और 7 पर यति होती है। 6 4 7 पर यहां पर इसमें यति होगी, हम देखेंगे। अभिजनवतो भर्तुः, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघे स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कत्यस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से सुचम गणयिष्यसि। कह रहे हैं इस बात को कहने के बाद शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिताजी के पैरों पर गिरती है। अन्वय के माध्यम से हम अर्थ समझेंगे। हे पुत्री तुम अभिजनवता भर्तु श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता, हे पुत्री तुम यहां से महाकुलीन पति के द्वारा प्रशंसनीय ग्रह लक्ष्मी या महारानी के पद पर स्थित होकर तस्य विभव गुरु भी कृत्य प्रतिक्षणम आकुला, और उसके ऐश्वर्य में, उसकी जो है संपन्नता में, अनेक कार्यों में व्यस्तता के कारण, यानी जब महारानी पद को प्राप्त कर लोगी यहां से जाकर, तब अनेक कार्यों में व्यस्तता के कारण तुम यहां की जो है सारी बातों को भूल जाओगी और अचिरात प्राचीयु अर्कम पावनम तनयम प्रसूई, शीघ्र ही जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर तुम हमारे विरह को यानी हमारे वियोग को भूल जाओगी। टिप्पणी के माध्यम से देखते हैं। अभिजनवता, अभिजन प्लस मतुप, प्रशंसार्थ में यहां पर मतुप प्रत्यय किया गया है। महाकुलीन, श्लाघ्य प्रशंसनीय, विभव गुरु भी ऐश्वर्य की अधिकता, समुच्चय अलंकार है। यहां पर समुच्चय अलंकार का लक्षण भी देख लेते हैं। समुच्चय अलंकार में कहा गया है तत् सिद्धि हेतो हेतावे कस्मिन यत्रान यत् तत्करम भवेत समुच्चय असौ, यानी जहां पर किसी कार्य की सिद्धि का एक कारण विद्यमान रहने पर भी जहां अन्य हेतु उसकी सार्थकता यानी साधन में उसके साधक हो जाते हैं, उसकी सार्थकता में साधक हो जाते हैं, सहायक हो जाते हैं, वहां पर समुच्चय अलंकार होता है। हरणी छंद है जिसका लक्षण हमने बता ही दिया। अब देखते हैं नाट्यांश। फिर काश्यपा यदि इच्छामि ते तदस्तु, मैंने तुम्हारे लिए जो कामना की है वह पूरी हो। शकुंतला सख्या उपैते, सखियों की ओर जाकर हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वजेथाम, हे सखियों तुम दोनों एक साथ मुझे गले मिलो। उनसे कह रही है सख्यो तथा कृत्वा, ऐसा करके यानी एक साथ गले मिलके
सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेद ततस्तस्मा इदम आत्म नामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। हे सखी, यदि वह राजा पहचानने में, प्रत्यभिज्ञान यानी पहचानने में कहीं कोई गलती करे तो ततस्तस्मा, तो उसको तुम उसके नाम की अंकित यह अंगूठी दिखला देना। शकुंतला कहती है अनेन संदेहन वाम कंपितास्मि, अरे इस संदेश से तो हमारी बाई आंख, बाया अंग फड़कने लगा है। सख्यो मां भैसी, सखियां कहती हैं कि मां भैसी, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, अति स्नेह पाप संकी, ऐसी बात नहीं है, अत्यधिक स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। यह सूक्ति वाक्य है, स्मरण रखेंगे, यानी वो कह रही अत्यधिक स्नेह ही जो है पाप की आशंका कराता है। सारंगरवा युगांतरम आरूढ़ सविता, अब सारंगरवा कहता है कि सूर्य दोपहर तक चढ़ आया है। युग अर्थात पहर, एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 8 पहर में 24 घंटे, यानी दिन और रात मिलाकर 8 पहर के होते हैं। 4 पहर दिन में, 4 पहर रात्रि में, तो एक पहर बीत चुका है, यानी दूसरे पहर दोपहर होने वाला है। त्वरताम अत्र भवति, शीघ्रता कीजिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, शकुंतला आश्रम की ओर देखती हुई स्थित होकर तात कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, पिताजी अब मैं इस तपोवन के दर्शन कब करूंगी, यहां कब आऊंगी। इस प्रकार से हमारा आज का यह व्याख्यान यहां से पूरा होता है। अब हम संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। शकुंतला विदाई की तरफ है, यानी जाने वाली है। वह जब देरी हो रही तो कहती है कि अब मैं जा रही हूं, तो पिताजी अब कब इस आश्रम के दर्शन होंगे। आगे हम फिर अगले अपने जो है व्याख्यान में देखेंगे कि कैसे वह उसे बताते हैं। इस बात को लेकर हम देखते हैं संबंधित श्लोक। ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति से कह वक्ता अस्ति। हमने बताया ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम उक्ति से कह वक्ता अस्ति सारंगरवः। वहां पर हमने देखा जब काश्यप महर्षि हैं, उन्होंने कहा कि वनौक्षो संतो लौकिक वयम, यानी वनवासी होते हुए भी हम लौकिक बातों को जानने वाले हैं। जब यह बात उन्होंने कही तब सारंगरव कहता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए वस्तुतः कोई बातें अज्ञात नहीं होती हैं, कोई भी विषय अज्ञात नहीं होता है। इस प्रकार से और कुल से आधया का वामा, कुल के लिए अभिशाप कौन होती है, वामा, यानी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। कौन से, उस श्लोक के माध्यम से देखा, सुश्रस्व गुरुन कुर प्रिय सखी, यानी अपने गुरुजनों की सेवा करना, इत्यादि बातें जो बताई गई, उनके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं, ऐसा यहां पर कहा गया। वामा यानी विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से कह नायक अस्ति। आप जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर का राजा है वह ही नायक है। नायक कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त प्रकृति का, कुलीन, छत्री राजा ही नाटक में नायक होता है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। अति स्नेह पाप संकी वक्ता का अस्ति, अति स्नेह पाप संकी वक्ता का अस्ति। यह सूक्ति वाक्य हमने वहां पर बताया कि अत्यधिक स्नेह जो है पाप की आशंका कराता है। कैसे, जब प्रियंवदा और अनसुईया ने शकुंतला से कहा कि हे सखी, यहां से जाकर यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में किसी प्रकार की अनमानी करे या किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाए कि वो तुम्हें नहीं पहचान रहा हो, तो तुम्हें या उसके नाम की अंकित अंगूठी दिखला देना। वस्तुतः यहां पर जो है साप की बात को परोक्ष रूप से अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से बता रही हैं। जो दुर्वासा के द्वारा साप दिया गया था उसी को बता रही हैं। तब वो कहती है कि अरे इस प्रकार की बातें, शकुंतला कहती है इस प्रकार की बातें क्यों कहती हो, इससे तो हमारी बायां अंग फड़कने लगा है, जैसे कोई अनिष्ट होने वाला। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना अनिष्ट की आशंका कराता है। तो तब वो कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अति स्नेह पाप संख्या यानी अत्यधिक स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। जब हम घर से निकलते हैं, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमारा घर से बाहर के लिए निकलता है, तो अनेक प्रकार की शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि यह जा रहा है, अकेले कभी गया नहीं है, या ऐसी कोई घटना रास्ते में ना घट जाए। जब तक वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता है तब तक हमारे अंदर बहुत सी शंकाएं बनी रहती हैं, और हम उससे कहते भी बार बार रहते हैं
कि बेटा या जो भी है आराम से रहना, इस प्रकार से जाना, रास्ते में यातायात के नियमों का पालन करते रहना, इस प्रकार से जो है कहते रहते हैं। इसीलिए कहा गया अति स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। अभ्यास कार्य पे आ जाते हैं। पठित व्याख्यान के आधार पर गौतमी का चरित्र चित्रण करेंगे। गौतमी वृद्धा तापसी है आश्रम की, उसका क्या स्वभाव है, रंगमंच पर कैसे उसके आचरण को प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही बुद्धिमान आश्रम के जो कुलपति हैं महर्षि कर्ण, उनके बाद उसी का नाम आता है। वह इस आश्रम की वृद्धा तपस्वी है, सारी बातों को जानने वाली है, इसलिए उसके हम चरित्र चित्रण उसका करेंगे। यहां पर लिखेंगे श्लोक संख्या 18 की अन्वय के आधार पर व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या जो 18 है, शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये शिक्षाएं, ऐसी शिक्षाएं उन्होंने वहां पर दी है। पति के ग्रह को जाने वाली स्त्रियों को जो इस शिक्षाएं दी जाती हैं वही वहां पर दी गई हैं, इसलिए उसको हम जो है कायदे से समझकर अन्वय के आधार पर व्याख्या करेंगे। विभिन्न सूक्ति वाक्यों की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जो सूक्ति वाक्य हमने बताए इस व्याख्यान में, उनकी संदर्भ के साथ हम जो है व्याख्या करेंगे। श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। जो श्लोक हमने अभी तक पढ़े हैं उनका सस्वर वाचन करेंगे। ज्यादातर श्लोक वसंत तिल का छंद और आपके शार्दुल विक्रीडित में हैं, इनका हम सस्वर वाचन करेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज हमारी चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। सबसे पहले हम भाग 1 में हमने क्या क्या पढ़ा उसके विषय में हम पुनरावलोकन करेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे। फिर उसके पश्चात कार्बन के अपर रूप, आप देख रहे हैं हीरा तथा ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप हैं, इनके गुणधर्म तथा इनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। उसके पश्चात बच्चों हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत श्रृंखलन तथा कार्बन की चतुसंयोजकता के विषय में अध्ययन करेंगे कि ये क्या होती हैं। उसके बाद संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक और उनके उदाहरणों को देखेंगे कि संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। और अंत में हम श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो बच्चों पिछले भाग में पार्ट 1 में आपने कार्बन के विषय में जाना कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है। बहुत सारी आपने वस्तुएं देखी थी जिनमें कार्बन था। आपने देखा कि आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल की जो लेड है वो भी कार्बन की बनी हुई है। उसी तरीके से आपने चाहे शुगर लिया, चीनी, ये भी उसमें भी कार्बन मौजूद है। डायमंड है वो भी कार्बन का ही एक रूप है। चौक है उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ों को पिछले अध्याय में, पिछले भाग में आपने देखा कि बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिनमें कि कार्बन पाया जाता है। उसके बाद बच्चों आपने कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनता है उसके विषय में अध्ययन किया और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मेथेन अणु का बनना आपने इसके पिछले वाले भाग में सीखा। उसके पश्चात बच्चों आपने कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध बनते हैं उसके गुणधर्मों के बारे में जाना था और अंत में आपने कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उसके विषय में अध्ययन किया है। तो कार्बन के अपर रूप की हम बात कर रहे हैं। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक था क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा था अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में आपने बताया था कि हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इन क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और इनके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में जो पहला कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है वो है हीरा अर्थात डायमंड। तो हीरा क्या है? हीरा कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है बच्चों, जिसमें प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से
सहसंयोजक, जो प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा वो क्या होता है, जुड़ा रहता है, जिसके कारण और इसके साथ साथ इसकी जो संरचना होती है वो 3 डायमेंशनल, और यहाँ पे देखिए एक जालक संरचना इसकी होती है। जो डायमंड है उसकी जो संरचना है आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, 3 डायमेंशनल और जालक संरचना इसकी होती है। और इसी के कारण इसको आप जानते हैं कि डायमंड जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो आइए देखते हैं कि इसके सामान्य कौन कौन से गुणधर्म हैं। जो हीरा है इसके सामान्य गुणधर्मों में सबसे पहला देखिए, ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसकी अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। मतलब कि डायमंड क्या है, इसके अगर भौतिक गुणधर्मों की अगर हम बात करें तो ये रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, और इसकी जो चमक होती है, आप जानते हैं कि जो हीरा है बहुत चमकदार होता है, तो उसकी जो चमक है वो उसकी उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। दूसरा, आप जानते हैं कि यह एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है। और तीसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक आप जानते हैं जिसमें से विद्युत होकर प्रवाहित नहीं हो सकती, तो हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। इसके उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हीरे का जो उपयोग है वो मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने वाले चाकू में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा आभूषणों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि हीरा बहुमूल्य वस्तु है, और इसका जो उपयोग है वो किस रूप में किया जाता है, आभूषणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट, क्या होता है इसके विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन परमाणुओं की एक परतदार संरचना होती है। मतलब परत दर परत उसमें क्या होती है, जुड़ी रहती है, जिसमें एक जो कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जब एक कार्बन से 3 कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। मतलब अगर बहुत सारे जब कार्बन हैं तो बहुत सारे वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के मुक्त अवस्था में रहने के कारण ही जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक परतदार संरचना बनाती है, और परतदार संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की है, षटकोणीय। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय ये संरचना बनाती है। और आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम इसको एक लेयर माने, कार्बन परमाणु की एक परत माने, ये दूसरी परत है, तो एक परत दूसरी परत के ऊपर इस तरीके से रहती है। ठीक है, जो कि क्या हो सकती है, फिसल भी सकती है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है उसको आप जब छुएंगे तो हल्का सा चिकना महसूस होगा और वो फिसल भी सकता है। ठीक है, इसमें जो दोनों परतें होती हैं ये बहुत ही दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट में आपको ध्यान रखना है एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो देखते हैं आगे कि ग्रेफाइट के कौन कौन से सामान्य गुणधर्म हैं। सबसे पहला, ये भूरा काला और पारभासी पदार्थ है। भूरा काला, आप ग्रेफाइट को देख ही रहे हैं, पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये कैसा है बच्चों, भूरा काला और पारभासी पदार्थ है। पारभासी का मतलब क्या होता है, पारभासी का मतलब जो अपने अंदर से प्रकाश को बहुत ही कम जाने दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ। दूसरा, यह हीरे से हल्का, मुलायम तथा चिकना होता है। और तीसरा बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसीलिए आप अपनी लेबोरेटरी में देखते होंगे कि ग्रेफाइट की जो छड़ है उसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। उसके बाद इसके उपयोग देखिए क्या क्या इसके उपयोग हैं। आप देख रहे हैं
कि पेंसिल के लिए लेड के रूप में, मतलब ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो पेंसिल के लिए कहाँ पे किया जाता है, लेड के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, इसके चूर्ण का जो प्रयोग है वो मशीनों में पुर्जों में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हुए कार्बन के क्रिस्टलीय जो रूप हैं, जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, उनके गुणधर्म और उनके उपयोग। तो चलिए आगे चलते हैं। और इससे पहले क्रिस्टलीय के बाद अक्रिस्टलीय की अगर हम बात करें तो अक्रिस्टलीय में आपने पिछले भाग में पढ़ा है कि काजल, चारकोल, कोयला, ये सब कार्बन के कैसे हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की लगभग 3 मिलियन यौगिक जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतने अधिक मात्रा में कार्बन जो है यौगिक बनाता है या कार्बन प्राप्त होता है, तो उसका क्या कारण है, मतलब कार्बनिक यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, इसको हम देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंतर्गत। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में सबसे पहला है श्रृंखलन, जिसे हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। देखिए बच्चों, कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन ही, आप जानते हैं कि कार्बन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि स्वयं के परमाणु, मतलब कार्बन के ही परमाणुओं के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन के ही परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजी आबंध वाले एक लंबी, खुली या फिर बंद श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन का ये जो गुण होता है इसे हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। मतलब कि जो कार्बन है वो इस तरीके से जुड़ सकता है, जितनी चाहे आप लंबी श्रृंखला कार्बन की यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन की कितने परमाणु लिए, 4 परमाणु लिए और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, और अन्य जो तत्वों के परमाणु है इसमें जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से आप कम भी ले सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी आप कार्बन के परमाणुओं को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इस तरीके से अन्य तत्वों के परमाणुओं को यहाँ पे जोड़ के नए अणु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये जो गुण होता है कार्बन का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और इसके कारण ही जो कार्बन है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो पहली चीज हो गई कैटिनेशन। दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता या फिर टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक है 6, पिछले भाग में आपने पढ़ा है। अगर हम बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2,4। मतलब इसके बाह्यतम कोष, पहला कोष होता था बच्चों K, दूसरा कोष होता था L। L में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। इसका मतलब कार्बन अपने ही तत्व के परमाणुओं से या फिर हाइड्रोजन से या फिर हैलोजन से मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। तो ये कहलाती है बच्चों कार्बन की चतुसंयोजकता या फिर टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। आगे चलते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इसके विषय में जानकारी करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। देखिए, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त कार्बन या फिर संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड। एकल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां पे उन यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक को ही बच्चों एल्केन भी कहते हैं। जो संतृप्त यौगिक हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2,
H2N+2 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि संतृप्त यौगिक को ही एल्केन कहा जाता है और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, जहाँ पे N क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो संतृप्त यौगिक में आप देख रहे हैं जो पहला यौगिक आ रहा है वो है CH4। अगर हम N की जगह पे 1 रख दें तो यहाँ आप देखिए इस फार्मूले में N की जगह पे 1 रखेंगे तो H की जगह पे H2 इंटू N की जगह पे 1 और +2। इसका मतलब यहाँ पे आ गया C1H2 + 2 कितना आ जाएगा, 4, मतलब CH4। तो संतृप्त यौगिक का जो पहला जो वो आएगा, पहला जो यौगिक है वो क्या हो गया, CH4, मतलब मेथेन हो गया। उसी तरीके से जब इस फार्मूले में N की जगह पे आप 2 रखेंगे तो दूसरा जो यौगिक आपका आएगा वो क्या आएगा, एथेन, मतलब C2H6। अब देखते हैं कि इस एथेन की संरचना हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से हम इस एथेन की संरचना को बना सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एथेन है इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में कार्बन के 2 परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, मतलब कार्बन का कंकाल बनाएंगे और C के बीच में कौन से कितने बॉन्ड लगेंगे, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये जो कार्बन कार्बन परमाणु इस तरीके से हमने जोड़े, ये जो खुली वाली श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 3 इधर हो गए, और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। इस तरीके से आपने हाइड्रोजन के जो 6 परमाणु थे उसको आपने यहाँ पे जोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस कार्बन की जो चारों संयोजकताएं थी वो क्या हो गई, संतुष्ट हो गई, 1 2 3 4। उसी प्रकार से इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हो गया C2 और ये हो गया H6। मतलब ये जो संरचना है C2H6 की, उसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कार्बन का कंकाल बना लेना है और उसके बाद जितने हाइड्रोजन हैं उसको वहाँ पे जोड़ लेना है और देखना है कि ये कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो रही हैं। उसके बाद अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बनाना चाहें तो C2 है, मतलब कार्बन कितने हैं, 2 हैं। और आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन है 6, तो हाइड्रोजन इधर लिख लें। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के साथ क्या करेगा, ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन यहाँ पे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा और इसी प्रकार से यहाँ पे ये स्थायी विन्यास ये सारे हाइड्रोजन प्राप्त कर लेंगे। अब आप देखें कार्बन की तो 2 4 6 7, अगर हम इसको भी ले लें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के बाह्यतम कोश में और ये अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से इधर का जो कार्बन है वो भी इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन का भी स्थायी विन्यास ये प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो कि एथेन की है C2H6, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, प्राप्त की जा सकती है। ठीक, ये हो गई आपकी C2H6 या एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या है बच्चों, अभी आपने देखा था संतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता था, लेकिन असंतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो द्विबंध होगा मतलब डबल बॉन्ड होगा, या फिर त्रिबंध होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आप भाग 1 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं।
तो वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो उनको हम लोग एल्कीन भी कहेंगे, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो डबल बॉन्ड वाले जो यौगिक हैं उनको हम लोग एल्कीन कहेंगे, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो यौगिक होंगे उनको हम लोग एल्काइन कहेंगे, जिनका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। अब देखते हैं, जैसे C2H4, ये क्या है बच्चों, C2H4 एथीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी संरचना क्या होती है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम यहाँ पे इसकी एथीन की बना सकते हैं। तो उसी तरीके से स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो पहले हम स्टेप 1 में कार्बन के दोनों परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। फिर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करें, कार्बन के 2 परमाणु तो ऐसे ही जुड़ गए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो क्या किया जाए, एक इधर एक इधर और उसी प्रकार से एक इधर जोड़ देते हैं। लेकिन इसको जोड़ने के बाद अगर हम देखें कि कार्बन क्या अपनी सारी संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है, तो आप देखिए कार्बन 1 2 3, सिर्फ 3 ही संयोजकताएं इसकी संतुष्ट हो रही हैं, चौथी संतुष्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3, क्योंकि अब हमारे पास कोई और हाइड्रोजन परमाणु नहीं है इसमें कहीं पे भी लगाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। और चूंकि एक संयोजकता संतुष्ट नहीं हो रही है तो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बना देंगे। तो अब आप देखेंगे तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 संतुष्ट हो गई, इस कार्बन में भी 1 2 3 4 ये संतुष्ट हो गई। इसका मतलब कि ये अब क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये एल्कीन है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन कहलाएंगे। अब इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को देखना चाहें, कार्बन कार्बन और यहाँ पे हम दिखाएं 1 2 और इधर 1 3 4, 1 2 3, यहाँ 4, एक हाइड्रोजन इधर से उसका 1, और ये हाइड्रोजन इधर से 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरीके से ले लेगा, और ये कार्बन क्या है 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर से साझे से करेगा और यहाँ पे अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे शेयरिंग होगी, इस हाइड्रोजन की भी यहाँ पे शेयरिंग होगी, और ये कार्बन क्या करेगा, इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में हो गए। अब हम इसको अगर बॉन्ड के द्वारा दिखाना चाहें तो वही चीज़ जो यहाँ पे आई थी आ जाएगी। सी और सी के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉनों के जो है साझेदारी हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड लगेगा ये, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये हो गया C2H4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि C2H4 को हम किस तरीके से उसकी संरचना को बताएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय। एल्केन के विषय में यहाँ पे हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय क्या होती हैं। श्रृंखलाओं के विषय में आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे शुरू होना है नॉमेनक्लेचर या नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति है उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या को देखकर उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एल्केन की, ध्यान रखिएगा।
अगर एक है तो उसको कहेंगे मेथ, और चूंकि एल्केन है तो उसके लास्ट में लगाएंगे एन। अगर एल्कीन होगा तो लगाएंगे ईन, और एल्काइन होगा तो लगाएंगे आइन। तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ एल्केन की, तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे। जब कार्बन परमाणु संख्या 1 होती तो उसको क्या कहते हैं? मेथ। दूसरे को एथ। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है तो उसको कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है तो उसे कहते हैं ब्यूट। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है तो उसको कहते हैं पेंट, और कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है तो उसे कहते हैं हेक्स। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम क्या करेंगे? कार्बनिक जो यौगिक हैं उनका नाम रखेंगे। जैसे ही कार्बन 1 होगा तो उसको हम कहेंगे मेथ, 2 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे एथ या एथ, ठीक है। 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, अगर 5 कार्बन के परमाणु होंगे तो उसे पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो अलग इस तरीके से हेप्ट, फिर 8 होंगे तो ऑक्ट। इस तरीके से हम कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर नाम रखेंगे। चूंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं एल्केन्स के बारे में, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? एन। मतलब एक कार्बन परमाणु होगा, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ CH4 मेथेन है, इसमें कार्बन का परमाणु कितना है? 1 है, और एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्केन की, तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। मतलब इसका नाम हो गया मेथेन। मेथ प्लस एन क्या नाम हो गया उसका? मेथेन हो गया। और एल्केन का सूत्र भी हमने आपको बताया था, CnH2n + 2। ये हमारे एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा। अब अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ n की जगह पे जैसे ही 2 रखेंगे तो C2H6 आ जाएगा। जब कार्बन परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, 2 को क्या कहेंगे? एथ। एथ कहेंगे। तो एथ के साथ लास्ट में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसका मतलब इसका जो नाम हो गया ये क्या हो गया? एथेन। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 यहाँ पे रख दें, तो जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 रखेंगे तो C3H3 + 2 8, तो C3H8 आएगा। और C3H8 का मतलब 3 का मतलब प्रोप, और लास्ट में एन लगाएंगे तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेन हो गया। उसी तरीके से अगर 4 परमाणु होंगे C4 तो H कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो C4 का मतलब 4 परमाणु का मतलब हो गया ब्यूट, और जब ब्यूट के आगे एन लगाएंगे तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। उसी की तरह आगे देखते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है C5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H12। तो C5H12 को हम लोग क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। और उसी तरीके से अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो C6H14 होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हेक्स होता है, एन लास्ट में लगाएंगे और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों कार्बन के उसके नामकरण कर सकते हैं। हाँ, उसकी संरचना के विषय में और जो देख लें यहाँ पे, तो CH4 है तो इसकी संरचना C और H4 इन चारों जगहों पे यहाँ पे H जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसकी संरचना बनाई जा सकती है। C2H6 की अगर हम बात करें तो C2H6 में C 2 बार ऐसे, और इधर इन तीनों जगहों पे कार्बन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस तरीके से C2H6 की संरचना यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों आप ये संरचनाएं भी आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत सरल। C3 है तो C को 3 बार लिखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे इनकी संरचनाओं को आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज देखा कि एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। ये गृह कार्य बच्चों आपको करना है कि C3H8 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को आपको बनाना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कैसे इसको हम बनाएंगे, उसको बनाना है। 2 असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के आपको उदाहरण देने हैं, अभी आपने पढ़ा, और कार्बन किस प्रकार की श्रृंखला बनाता है, और एल्केन का सूत्र क्या है। आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे के सूत्र आपने पढ़े हैं, तो एल्केन का सूत्र क्या है ये आपको बताना है।
वैश्विक महामारी कोरोना के कारण एक तरफ तो जहां देश आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हुआ, वहीं अनिश्चितता और विभिन्न कारणों से लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ।